इस ग्राफ में भी देखिए उन्होंने आपको चेंज इन रिडॉक्स पोटेंशियल बताया है। इस ग्राफ को देख के आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, कि इस डे 7 के अंदर देखिए सबसे जब डे 7 आ जाता है तो सबसे जो है वो डाउन बता रहा है। फर्स्ट ब्लॉक की बात कर रही हूँ मैं। इस ब्लॉक में देखें जब 7 दिन हो जाएंगे वाटर लॉक्ड हुए हुए, ठीक है, तो देखें 450 से लेके देखें 250 तक जो पोटेंशियल देखें डाउन आ रहा है, ठीक है। फिर आहिस्ता 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 ऊपर जाएगा। और जो मैंने आपको बताया कि क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि अडॉप्टेशन हो रही है ना, प्लांट के अंदर थोड़ी अडॉप्टेशन आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो पहले इधर को जाएगा फिर थोड़ा हाई हो जाएगा। इधर सेकंड में 14 डेज़ के अंदर बिल्कुल डाउन चला गया। ये एक्चुअली डिफरेंट क्रॉप्स को उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट डिफरेंट डेज़ में इस तरह होता है। जिस तरह जो है कॉटन, उसका 7 डेज़ के अंदर ही हो जाएगा, कॉटन का 7 डेज़ के अंदर ही रिडॉक्स लो हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास होगी राइस, वो में भी 21 डेज़ के अंदर, राइस का 21 डेज़ के अंदर इसका भी डाउन आ रहा है, फिर हाई अडॉप्टेशन के बाद जा रहा है, इसका भी डिक्लाइन हो रहा है। हर मतलब कि जैसे जैसे डेज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने कुछ क्रिटिकल रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइज कंपोनेंट वाटर लॉगिंग सॉइल, वाटर लॉग सॉइल की ऑक्सीजन H2O, उनका रिडॉक्स पोटेंशियल ये होता है। नाइट्रोजन मैंगनीज, नाइट्रोजन ऑक्साइड मैंगनीज Mn2 4, फेरिक और फेरस का, सल्फेट और सल्फाइड का, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का, वाटर का और हाइड्रोजन का, इन सब का उन्होंने यहाँ पे ये पोटेंशियल बताया हुआ है। ये आप लोगों ने याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना अपनी रिडॉक्स पोटेंशियल किस किस का कहाँ कहाँ पे फॉल करता है। ये उन्होंने बताया इन इंक्रीज इन रिडक्शन इंटेंसिटी, ठीक है, डिक्रीज इन रिडॉक्स पोटेंशियल। उसके बाद इंक्रीज इन रिडक्शन कैपेसिटी। देखिए जैसे जैसे आपने ग्राफ को म्यू पढ़ते हैं ना, जिस तरह से ये देखें डिक्रीज हो रहा है ना, जिस तरह से डिक्रीज ऊपर जा रहा है उस तरह से स्ट्रेस क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम डिक्रीज ऑफ रिडॉक्स, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, और मैक्सिमम लेवल ऑफ इंक्रीज इन रिडक्शन कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन बेटा डाउन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डाउन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट होंगे, वहाँ तो रिडॉक्स रिएक्शन डिक्रीज है। रिडॉक्स रिएक्शन डिक्रीज है जिसकी इंक्रीज रिडक्शन कैपेसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है। न्यूट्रिएंट बिहेवियर ड्यूरिंग वाटर लॉगिंग। देखिए अगर वाटर लॉगिंग बिल्कुल स्टार्ट में है, ठीक है, इस ग्राफ को आपने इस तरह देखना है कि वाटर लॉगिंग बिल्कुल स्टार्ट में है। आप लोग कहेंगे कि मैडम अगर पेपर में आ जाए तो हम किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। बेटा आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल, ठीक है, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ मेजरमेंट्स लिखनी है, यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखनी है, फिर बताना है कि ये हाई जा रहा है, ये लो जा रहा है, ये इधर को आकर फिर हाई जा रहा है, इस तरह से बता के उसके बाद आपने इंटरप्रिटेशन देनी है। इंटरप्रिटेशन मतलब लिख के कि अगर डे 11 हो तो हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल इतना हो जाता है, जिसका मतलब ये डिक्रीज़ हो रहा है। अगर डे 14 हो तो हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल इतना है, मतलब ये वो डिक्रीज़ हो रहा है। फिर आफ्टर इतने डेज़ के ऊपर ये स्टैटिक हो जाता है, मतलब रुक जाता है आके, ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे आके उसने क्या किया, इस पॉइंट पे आके वो रुक गया, स्टैटिक हो गया। फिर उसके बाद आपने बताना है कि यहाँ से फिर वो क्या करेगा, अप जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लांट ने अडॉप्टेशन कर ली है, ठीक है। पेपर में आएगा तो पेपर में आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। पहले ग्राफ ड्रॉ करके जिस भी चीज़ के बारे में हम पूछेंगे, जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में, बाद में आपने इंटरप्रिटेशन दे देनी है और आपने लिखना है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन। क्लियर? ओके जी। न्यूट्रिएंट बिहेवियर हम देख रहे थे। हम अब बताएंगे कि स्टार्टिंग के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रेट्स ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली गुड सॉइल है, अभी अच्छी सॉइल है, तो उसके अंदर एरेशन भी होगी, उसके अंदर नाइट्रेट्स भी ज़्यादा होंगे ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंगनीज़ भी ज़्यादा होगा, ठीक है, मैंगनीज़ भी, ऑब्वियसली मैंगनीज़ की भी ज़रूरत है, वो भी हाई लेवल पे है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे डे आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए मीथेन आ गया, सल्फ़र आ गया, आयरन आ गया, इन चीज़ों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, मीथेन की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, मीथेन तो हज़ार्डस है। तो जैसे जैसे वाटर लॉगिंग के डे क्या होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे, ये वाले हमारे पास जो है ना वो आंस आते जाएंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है।
नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर वाटर लॉगिंग, नाइट्रोजन कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है देखिए इस ग्राफ में भी स्टार्टिंग इन्होंने बताया कि ग्रीन लाइन मतलब नाइट्रोजन अनअकाउंटेड, येलो वाली कौन सी है अमोनिया नाइट्रोजन, रेड वाली ये मरून वाली कौन सी है नाइट्राइट नाइट्रोजन, फिर नाइट्रेट और फिर नाइट्रोजन लॉस। और आप देखिए ये वाटर लॉगिंग डेज है, स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास कौन सी प्रेजेंट है ये वाली नाइट्राइट नाइट्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास ये 5 के ऊपर भी नाइट्रेट वाली, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, ये हमें चाहिए। मैक्सिमम लेवल पे देखिए प्रेजेंट है, ये 1000 ppm प्रेजेंट है, ये हमें 500 ppm प्रेजेंट है। अमोनिया वाली भी जो हमें थोड़ी इसकी अमोनिया की इतनी ज़रूरत नहीं तो वो कम है, लेकिन जैसे जैसे डे ज़्यादा होते जा रहे हैं डे 10 पे देखें ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, इनका लेवल डाउन होता जा रहा है। नज़र आ रहा है आपको कि इनका लेवल देखिए डे 10 के ऊपर बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो गया है। ये जो हमारे पास नाइट्रेट हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं नाइट्रेट की डेफिशिएंसी होती है, तो डे 10 के ऊपर जब बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हुए हुए दिन बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो देखें 0 ppm पे आ गया, ठीक है। अनअकाउंटेड नाइट्रोजन भी फॉल कर रही है, ये इनकी पीक्स हैं मैक्सिमम लेवल की, यहाँ से फॉल कर रही हैं। और जो लॉस है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, वो देखिए कितने ppm पे जा रहा है, वो 900 ppm पे जा रहा है, कि सबसे ज़्यादा वो नाइट्रोजन है लॉस होता जा रहा है जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर लॉग्ड हो जाती है सॉइल। देखिए नाइट्रोजन मूवमेंट इन वाटर लॉग्ड सॉइल कि पहले हम देख चुके हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, एरोबिक सॉइल है, ठीक है। एरोबिक सॉइल के बाद यहाँ पे ये देखें इस एरिया के अंदर जो ये अब उन्होंने डार्क से लाइन बताई है, यहाँ पे ये एरोबिक सॉइल एरिया, यहाँ पे एरोबिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे अमोनिया एंटर हो रहा है, ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रेट्स निकल रहे हैं, नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर बन रहे हैं, मिनरलाइजेशन हो रही है। लेकिन जैसे ही क्या होगा वाटर लॉग सॉइल हो जाएगी तो डीनाइट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, डाउनवर्ड डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, नाइट्रिफिकेशन नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ पे हमारे पास नाइट्रेट ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखिए पिछले में हम ये पढ़ के आए हैं ना इस ग्राफ के अंदर कि हमारे पास जो नाइट्रेट है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जब बेटा नाइट्रेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं होगी। क्लियर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पोटेंशियल इन वाटर लॉगिंग, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो हमारे पास फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसका क्या ना वाटर लॉग हो जाना, पी इज़ अ फॉस्फोरस। ये देखिए इन्होंने इसको भी ग्राफ की मदद से बताया हुआ है, एल्युमिनियम फेरिक और ये जो है एल्युमिनियम फेरस कैल्शियम और ये रिएक्टिव स्पीशीज़ विद आयरन। ये एयर ड्राई सॉइल की रेशो बताई हुई है, ये कितनी ज़्यादा है, और वाटर लॉग की उन्होंने बताई हुई है, एयर ड्राई की कितनी है वाटर लॉग की कितनी है। यहाँ पे एयर ड्राई की देखें, यहाँ वाटर लॉग की देखें कि जिस तरह सबमर्जेंस बढ़ती जाएगी इनका जो वो है पोटेंशियल वो भी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है आयरन टॉक्सिसिटी, ठीक है। इस स्लाइड में उन्होंने क्या बताया आयरन की टॉक्सिसिटी। देखिए जैसे डे यहाँ पे बताया हुआ है, ये 0 डे है, ये 7 डे है, ये 14 डे, जिस तरह से डेज बढ़ते जा रहे हैं इसकी टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है। ये आयरन टॉक्सिसिटी विद वाटर जो हमने पढ़ा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कि केटायन टॉक्सिसिटी हो जाती है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आता है कि जिस तरह से वाटर लॉगिंग के डेज बढ़ते जाते हैं उस तरह से आयरन मिलीग्राम जो है वो mg/किलोग्राम जो है वो किस तरह से उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ करती जाती है। आयरन जितना ज़्यादा होगा वो टॉक्सिक है, आयरन तो चाहिए नहीं है हमें, इतना आयरन तो हमें चाहिए नहीं। आयरन जब ज़्यादा बढ़ता जाएगा देखिए ना 0 डे के ऊपर इतना आयरन है, 7 डेज़ के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, 14 पे इतना और 21 डेज़ में इतना, जो क्या कॉज करेगा टॉक्सिसिटी कॉज करेगा।
यहाँ मैंगनीज़ की टॉक्सिसिटी बताई हुई। मैंगनीज़ भी हमें नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड्स में, मैं आपको ये स्लाइड देखें। इस स्लाइड में देखें ना हमने कि हमें क्या देख रहे हैं हम कि जितने डेज ज़्यादा मैक्सिमम डेज आ गए हैं वाटर लॉगिंग के, ठीक है, मैक्सिमम वाटर लॉगिंग डेज आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या है, आयरन है, मैंगनीज। और हम यही कह रहे हैं कि चीज़ें हमें ये हमें नहीं चाहिए, ये टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। तो यही हम उनकी टॉक्सिसिटी अब पढ़ रहे हैं कि जिस तरह डेज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, उस तरह से आयरन की मिकदार भी ज़्यादा होती जा रही है, जो कि क्या है, टॉक्सिक है। फिर मैंगनीज़ की भी ज़्यादा होती जा रही है, जो क्या है, टॉक्सिक है, जो अभी हम स्लाइड देख रहे थे, दिस वन, ठीक है। इसमें देखिए टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती जा रही है। क्लियर? ग्राफ को ड्रॉ करके सिंपल तो आप इंटरप्रिटेशन देंगे इसकी। इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लडिंग ऑन मिनरल कंपोजिशन ऑफ वीट रूट। वीट रूट के अंदर कौन कौन सी जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी आएगी, कौन कौन सी ज़्यादा हो जाएंगी, वो इसके अंदर टेबल के अंदर दी हुई है, वो आपने देख लेनी है, ठीक है। ये बताया भी उन्होंने कि डेफिशिएंसी को ग्रीन एरो से शो किया हुआ है, टॉक्सिसिटी को रेड एरो से शो किया हुआ है। यहाँ देखें सोडियम और आयरन की उन्होंने टॉक्सिसिटी बताई है, इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, 5.7 से 6.3 पे आ गए हैं, जो कि क्या है, टॉक्सिक है। आयरन भी क्या किया उन्होंने, देखें 14, फिर 415, 480, 530, ये भी टॉक्सिक है। 325, 396, 480, ये भी क्या है, टॉक्सिक है। और नाइट्रोजन देखिए डिक्रीज कर रहा है, 14 से 12 तक आ गया, ये क्या है, डेफिशिएंसी है। फॉस्फोरस भी 1.8 से 0.1 तक आ गया, ये भी क्या है, डेफिशिएंसी है। पोटेशियम भी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी है, लेकिन सोडियम, आयरन, मैंगनीज की क्या है, यहाँ पे हमारे पास टॉक्सिसिटी। यहाँ पे उन्होंने ग्रेन यील्ड बताई है कि ग्रेन की यील्ड वाटर लॉगिंग के साथ क्या होती है। ये ग्रेन की यील्ड है विद वाटर लॉगिंग। ग्रेन की यील्ड वाटर लॉगिंग में देखिए ये ड्रेन्ड है, ये भी ड्रेन्ड है। ड्रेन्ड हम उस पानी को कहते हैं कि जो खड़ा रहता है लेकिन मूव, जैसा बारिश का पानी है, ठीक है, बारिश हो रही है खड़ा है, ठीक है, 3, 4, 5 दिन में वो ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन परमानेंट वाटर लॉगिंग कंडीशन वो होती हैं, परमानेंट वाटर लॉगिंग कंडीशन वो होती हैं जहाँ पानी काफ़ी महीनों के लिए खड़ा रहता है, ठीक है, वो वाटर लॉक्ड होता है। और ड्रेन्ड मतलब जो कि कुछ देर खड़ा रहने के बाद मूव ऑन कर देता है। ये देखें इसकी यील्ड एरो डाउन है, तो मतलब यील्ड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ड्रेन की यील्ड फिर भी हाई थी, 5.0, THA लिखा हुआ ना, ये टन पर हेक्टेयर है, ठीक है, ग्रेन यील्ड टन पर हेक्टेयर। पहले देखें उसकी 5.5 टन पर हेक्टेयर है, लेकिन वाटर लॉक्ड के अंदर उसकी डाउन आ गई है, ठीक है। ये देखें ये डिक्रीज़ कर रही है, यहाँ से भी डिक्रीज़ कर रही है। तो मतलब कि वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर एक कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी एक और आ जाती है कि उसकी ग्रेन यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये डिफरेंट क्रॉप्स की ग्रेन यील्ड उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। राइस पैडी की देखें इतनी डाउन नहीं जा रही, वीट की भी डाउन काफ़ी गई है, ठीक है। हम पहले बात कर चुके हैं कि जो राइस है वो वाटर लॉग सॉइल के अंदर विद स्टैंड कर सकता है, लेकिन कॉटन, वीट तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि राइस पैडी है, नॉर्मल उसकी इतना होता है, ठीक है, नॉर्मल लैंड हो ये तो इतने टन पर हेक्टेयर होता है, और वाटर लॉग के अंदर देखिए उसको डिक्रीज़ आ गया। कॉटन का भी देखिए कितना डिक्रीज़ आया है, वीट का भी देखें, शुगर केन का भी देखें, सबका क्या है, ग्रेन यील्ड क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है वाटर लॉग के अंदर। लेकिन जो राइस है, पैडी इज़ राइस पैडी, इसकी इतनी डिक्रीज़ नहीं है कि मतलब ओके फाइन चल सकता है गुजारा। लेकिन वीट की देखिए आप 15.8 से 18.6, शुगर केन की 330 से 247, काफ़ी ज़्यादा नुकसान, ठीक है। कॉटन का 6.1 से 3.7, हाफ डिफरेंस, मतलब अगर पहले 50 टन पर हेक्टेयर आ रहे हैं तो अब 25 टन पर हेक्टेयर, मतलब आधे का आधा लॉस जो है ना वो किसान को जा रहा है, इसकी वजह सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग की वजह से। अफेक्टेड क्रॉप्स से कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो अफेक्ट हो जाती हैं। स्प्रिंग वाटर लॉगिंग ऑफ पुअरली ड्रेन फील्ड ऑफ पीज एंड इंजरी सस्टेन्ड बाय लीव ऑफ अ पी प्लांट आफ्टर सेवरल डेज वाटर लॉगिंग। ये जो आपके सामने है ना, ये पी प्लांट की विल्टिंग और उसकी जो है ना वो डैमेजिंग बताई हुई है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन सी होती हैं, ये हम पहले बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एनारोबिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, एरोबिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए उन्होंने दूसरी और एक्टिविटीज़ भी बताई हुई हैं कि जो है ना यहाँ पे पैथोजेंस अटैक कर देते हैं, लीचिंग आ जाती है, ठीक है, फिर गैसेज एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देती हैं, सॉयल पार्टिकल्स, फिर यहाँ पे लो गैस CO2, ठीक है, वेल ड्रेन्ड है, ये फ्लडेड है, ये वेल ड्रेन्ड नज़र आ रही है आपको, ये फ्लडेड नज़र आ रही है,
देखिए कितना डिफरेंस है उसके अंदर। यहाँ पे पैथोजेंस भी हैं, यहाँ पे टॉक्सिन्स भी हैं, पैथोजेंस भी हैं, टॉक्सिन्स भी हैं, अदर गैसेस भी हैं, मतलब मीथेन भी है। ये क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे एयर स्पेसिस भी हैं, नाइट्रोजन मूव कर रही है, CO2 मूव कर रही है। यहाँ पे क्या करिए, हाई CO2 है लेकिन वाटर नहीं है, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। लास्ट पे क्या है, मीथेन, कि सबसे ज़्यादा क्या है, मीथेन है। देखिए ये जो उन्होंने ये कर्व बताया हुआ है ना, ये मतलब कि ये पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इतनी मीथेन की रेशियो है, यहाँ पे ये मीथेन है। जैसे जैसे वाटर लॉग्ड होते जाएंगे, ठीक है, मीथेन की रेशियो बढ़ती जाएगी। यहाँ देखिए मैक्सिमम मीथेन की रेशियो है, ये बिल्कुल सबमर्ज्ड प्लांट हैं, उनके अंदर मीथेन की रेशियो ये है। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।